दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, जिसे मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इसमें पाठ्यक्रम, इनके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और इनकी संस्तुतियाँ और मूल्यांकन करेंगे। स्वतंत्रता के बाद यह शिक्षा का द्वितीय आयोग है, परंतु माध्यमिक शिक्षा का यह प्रथम आयोग है। जो शिक्षा का प्रथम आयोग है वो कौन सा है? वो है राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। प्रथम आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास हेतु ही संस्तुतियाँ दी थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सितंबर 23 को यानी 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। A.L. मुदालियर को अध्यक्ष तथा A.N. बसु को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष और सचिव। आयोग के सदस्यों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से सम्मिलित किया गया। भारत के संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों एवं केंद्र सरकार दोनों का है। शिक्षा की नीति को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित करती है और शिक्षा नीति का संपादन राज्य अपने अनुसार करते हैं। इसलिए सभी राज्यों से आयोग के सदस्यों को नियुक्त किया गया। माध्यमिक शिक्षा की विविध समस्याओं का अध्ययन करके आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 अगस्त 1953 को 240 पृष्ठों तथा 15 अध्यायों में प्रस्तुत किया गया। हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को। इसके अध्यक्ष थे A.L. मुदालियर और जो इसके सचिव थे वो थे A.N. बसु, और इन्हें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 29 अगस्त 1953 को। और इनकी जो प्रतिवेदन था उसमें 240 पृष्ठ हैं और 15 अध्याय हैं। अब आती है बात स्वतंत्रता से पूर्व जो माध्यमिक शिक्षा की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता से पूर्व 1822 में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग ने अध्ययन किया और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इसके बाद 1919 में फेडरल शिक्षा आयोग का गठन किया। इन आयोगों की संस्तुति के संपादन में माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। जाकिर हुसैन समिति 1937 में गठित हुआ है। माध्यमिक स्तर तक बुनियादी शिक्षा की योजना को प्रस्तुत की। आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति, ये भी आज़ादी से पूर्व का है, 1939 ने माध्यमिक शिक्षा में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा योजना को लागू किया गया और इलाहाबाद में अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हुई। भारतीय शिक्षा के लिए हिंदुस्तानी भाषाओं को अनुदेशन का माध्यम रखा गया। सन 1944 में सार्वजनिक शिक्षा प्रतिवेदन में शिक्षा की व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। तो कुछ प्रस्तुत जो प्रसिद्ध आपकी आयोग हैं 1882 में 1882 में माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग, 1919 में फेडरल शिक्षा आयोग और जाकिर हुसैन समिति 1937 और आचार्य नरेंद्र देव शिक्षा समिति 1939 ये हैं, और सार्वजनिक शिक्षा प्रतिवेदन 1944। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के सदस्य थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर अध्यक्ष थे। ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। डॉक्टर जॉन क्रिप्टी सदस्य, डॉक्टर हंसा मेहता सदस्य, ये कुलपति बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा की। श्री केनेथ ईस्ट विलियम सदस्य, शिक्षा निदेशक बड़ौदा। डॉक्टर K.L. श्रीमाली सदस्य, प्राचार्य विद्याभवन उदयपुर। डॉक्टर K.G. सैदेन सदस्य, शिक्षा सचिव, ये शिक्षा सचिव थे। श्री J.N. तारापुरवाला सदस्य, ये निदेशक तकनीक संस्थान बम्बई। श्री M.T. व्यास सदस्य, प्राचार्य न्योजा स्कूल बम्बई। श्री A.N. बसु सचिव, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली। तो इसमें प्रमुख अध्यक्ष मुदालियर जी और सचिव बसु, श्री N. बसु। कार्य क्षेत्र, जो आयोग का कार्य क्षेत्र क्या क्या था? माध्यमिक शिक्षा के आयोग मुख्य कार्य क्षेत्र इस प्रकार है। नंबर 1, भारत की माध्यमिक शिक्षा की सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 2 था माध्यमिक शिक्षा के पक्षों को पहचानना तथा उनका आकलन करके विकास एवं सुधार हेतु सुझाव देना। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा की पाठ्य वस्तु की व्यवस्था एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन करना।
दूसरा है प्राथमिक, बेसिक तथा उच्चतर माध्यमिक में परस्पर संबंध स्थापित करना। तीसरा था विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में संबंध स्थापित करना। और चौथा इसका उद्देश्य था इनके अतिरिक्त अन्य समस्याओं को पहचानना तथा अध्ययन करना। इन बिंदुओं के अध्ययन से समान माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जिससे देश की आवश्यकताओं हेतु उपलब्ध स्रोतों का समुचित उपयोग संपूर्ण देश में किया जा सके। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में जो दोष थे, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इन दोषों को 5 वर्गों में विभाजित किया। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा अव्यावहारिक है, भविष्य की तैयारी की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। नंबर 2, छात्रों के संपूर्ण विकास की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। और तीसरा था कि शिक्षा के माध्यम से भी उपयुक्त नहीं है और मातृभाषा को उपयुक्त स्थान नहीं दिया जाता है। नंबर 4, माध्यमिक शिक्षा छात्रों में अपेक्षित गुणों के विकास की दृष्टि से उपयोगी नहीं है, जैसे अच्छी आदतों का विकास करना, स्वतंत्र चिंतन, सेवाक्रम की प्रवृत्ति तथा आत्मविश्वास आदि। पांचवा, माध्यमिक शिक्षा से छात्रों में चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होता है। ये प्रमुख दोष थे। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो संस्तुतियां दी थी वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उद्देश्य एवं लक्ष्य का प्रतिपादन करना। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को विकसित करना। नंबर 3, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का विकास करना। चौथा था पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप। 5वां है माध्यमिक स्तर की शिक्षण विधियों का सुझाव देना। और छठा, निर्देशन एवं परामर्श सेवा का प्रावधान। 7, परीक्षण एवं निरीक्षण प्रणाली का उपयोग। और 8वां था माध्यमिक शिक्षा प्रशासन का प्रारूप और छात्र कल्याण हेतु सुझाव। और 10वां था परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव। 11वां था अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव, क्योंकि अध्यापक की शिक्षा भी आवश्यक है। और 12वां था पब्लिक स्कूलों के भविष्य में के संबंध में माध्यमिक शिक्षा के आयोग विचार एवं सुझाव। 13वां था माध्यमिक स्तर पर भाषा संबंधी सुझाव। 14वां नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा संबंधी संस्थियां। 15 शिक्षा के व्यावसायीकरण पर माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव। और 16 सह शिक्षा संबंधी के सुझाव। तो ये 16 जो प्रमुख सुझाव हैं, इनको अलग अलग पॉइंट में इन्होंने दे रखे हैं, जिनका हम आगे वर्णन करेंगे। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य। आयोग ने हमारे देश की माध्यमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। नंबर 1, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। लोकतंत्र में नागरिकता एवं चुनौतीपूर्ण दायित्व है, जिसका प्रत्येक नागरिक को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसमें कई बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक गुण निहित हैं, जिनका शिक्षा द्वारा विकास होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक नागरिकता के विकास के लिए शिक्षा द्वारा निम्नलिखित गुणों का विकास होना चाहिए। नंबर 1, स्पष्ट चिंतन क्लियर थिंकिंग। शिक्षा में स्पष्ट चिंतन की योग्यता तथा नवीन विचारों की ग्रहणशीलता विकसित करनी चाहिए, ताकि व्यक्ति में झूठ और सत्य को अलग अलग करने की बौद्धिक क्षमता हो और वह संकीर्ण पक्षपात के प्रभाव से बचाव कर सके। नंबर 2, बोलने और लिखने में स्पष्टता। स्पष्ट चिंतन के साथ साथ स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति एवं शांतिपूर्ण विचार विनिमय के लिए बोलने और लिखने में भी स्पष्टता होनी चाहिए। समूह के साथ रहने की कला आर्ट ऑफ लिविंग विद द कम्युनिटी। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरे के साथ रहना सिखाना चाहिए तथा उसे व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके दूसरे व्यक्ति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक अंतर संबंध स्थापित करने की कला से अवगत कराना चाहिए, ताकि उसमें सहयोग की भावना का विकास हो। समाज में भव्य, संतुलित एवं कुशल जीवन व्यतीत करने के गुणों का विकास करना चाहिए। ये गुण हैं अनुशासन, सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता, सहनशीलता, अथवा ये गुण शिक्षा द्वारा विकसित किए जाने चाहिए। देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो ये लक्ष्य हैं, ये जीवन के लिए के ही लक्ष्य हैं। सच्ची देशभक्ति की भावना। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में सच्ची देशभक्ति की भावना विकसित करनी चाहिए। सच्ची देशभक्ति में निम्नलिखित गुण हैं: अपने देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की गंभीर प्रशंसा करना, राष्ट्रीय कमजोरियों को तत्काल स्वीकार करना तथा उनको दूर करने के लिए प्रयास करना, अपनी सर्वोत्तम योग्यता से देश की सेवा करने का संकल्प, व्यक्तिगत हितों को व्यापक राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना।
चौथा था विश्व नागरिकता की भावना का विकास। मेरा देश ठीक या गलत संसार में इससे हानिकारक प्रवृत्ति और कोई नहीं है। आज विश्व के सारे देश परस्पर इन्हें निकट संबंधित हैं कि कोई भी देश अकेले रहने का प्रयास नहीं कर सकता है। अतः विश्व नागरिकता का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राष्ट्रीय नागरिकता का विकास। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के उद्देश्य में दूसरा है व्यावसायिक कुशलता में सुधार। शिक्षा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य जो विद्यार्थी की उत्पादक या तकनीकी एवं व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1, काम के प्रति नया दृष्टिकोण उत्पन्न करना। जो विद्यार्थी हैं उनमें काम के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए ताकि वे प्रत्येक काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसके महत्व को पहचान सकें। और नंबर 2, तकनीकी कुशलता एवं निपुणता में विकास होना चाहिए। काम के प्रति नए दृष्टिकोण के विकास के साथ साथ शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों में तकनीकी कुशलता एवं निपुणता को भी विकसित करना चाहिए ताकि तकनीकी एवं औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित एवं निपुण व्यक्ति प्राप्त हो सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तीसरा जो मुख्य उद्देश्य बताया वो है व्यक्तित्व का विकास करना। तो इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। नंबर 1, विद्यार्थियों की रचनात्मक शक्तियों के स्रोतों को विकसित करना ताकि वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं की प्रशंसा कर सके। नंबर 2, रचनात्मक रुचियों का विकास करना ताकि विद्यार्थी अपने अवकाश काल का सदुपयोग कर सके और सांस्कृतिक परंपराओं के विकास में योगदान दे सके। नंबर 3, कला, शिक्षा, संगीत, नृत्य जैसे विषयों तथा रोचक कार्यों के विकास को सम्मानित स्थान प्रदान कर सके। तो ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा का चौथा उद्देश्य होना चाहिए नेतृत्व के गुणों का विकास। लोकतंत्र की सफलता के लिए नेतृत्व के गुणों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को कुशलतापूर्वक कर्तव्य पालन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें नेतृत्व प्रदान करने तथा नेताओं का अनुसरण करने का प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षा द्वारा उन व्यक्तियों को नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जो अपने छोटे छोटे स्थानीय समूहों के सामाजिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व संभालने की योग्यता रखते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए नेतृत्व भी आवश्यक है। सरकार माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य को 4 प्रकार में रखा है। पहले लोकतांत्रिक गुणों का विकास, व्यावसायिक कुशलता विकास, व्यक्तित्व का विकास और नेतृत्व के गुणों का विकास। ये 4 प्रमुख हैं। उनके छोटे छोटे उपखंडों में आपको भी बता दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दूसरा जो कार्य किया था वो माध्यमिक शिक्षा का प्रारूप, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पर काम किया। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रारूप में परिवर्तन का सुझाव दिया है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा बताए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्व जो व्यवस्था है वो असफल रही है। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में जो आयोग है उन्हें निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा की अवधि। माध्यमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 7 वर्ष होनी चाहिए। यह 11 से 17 वर्ष के बच्चों को दी जानी चाहिए। नंबर 2, अवधि का विभाजन। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 स्तरों में विभाजित की जानी चाहिए। नंबर 1, मिडिल, जूनियर सेकेंडरी या सीनियर बेसिक स्तर। यह माध्यमिक शिक्षा का प्रथम स्तर होना चाहिए और इसकी अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 2, हायर सेकेंडरी स्तर। यह सेकेंडरी शिक्षा का दूसरा स्तर होना चाहिए और इसकी अवधि 4 वर्ष होनी चाहिए। नंबर 3, इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करना। यह इस आयोग की प्रमुख है सिफारिश। आयोग ने इंटरमीडिएट कक्षाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया था। इंटरमीडिएट स्तर की कक्षा अर्थात 12वीं कक्षा कॉलेज के साथ संबंधित की जानी चाहिए और पहली कक्षा अर्थात 11वीं हाई स्कूल के साथ संबंधित की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में आयोग ने 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का समर्थन किया है और हाई स्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आने वाले विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स स्थापित करने का सुझाव दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का जो ये इंटरमीडिएट की कक्षाओं को समाप्त करने का जो सुझाव है ये प्रमुख है। साथ ही साथ इसके प्री यूनिवर्सिटी कोर्स
स्थापित करने का सुझाव भी ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। नंबर 4, पाठ्यक्रमों का विविधीकरण। हायर सेकेंडरी शिक्षा स्तर पर विभिन्न कोर्सों का व्यवस्था होनी चाहिए अथवा बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी रुचियों योग्यताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ कृषि स्कूलों, तकनीकी स्कूलों, औद्योगिक स्कूलों तथा कॉमर्शियल स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। 5वां है देहाती स्कूलों में कृषि शिक्षा पर बल। जो गांव वाले स्कूल हैं उनमें कृषि शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। वनस्पति विज्ञान तथा पशु विज्ञान जो कृषि से संबंधित है का भी शिक्षण होना चाहिए। तकनीकी स्कूलों की स्थापना। 6, औद्योगिक केंद्रों में बहुत से तकनीकी स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। ये स्कूल या तो स्वतंत्र होने चाहिए या बहुउद्देशीय स्कूलों के साथ सम्मिलित होने चाहिए। बड़े बड़े नगरों में टेक्नोलॉजिकल संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए जिससे स्थानीय स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तकनीकी स्कूल उद्योगों के निकट स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें संबंधित उद्योगों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक उद्योग में कुछ परीक्षार्थी रखे जाने के लिए उचित कानून बनाया जाना चाहिए। औद्योगिक शिक्षा कर के नाम से एक छोटा सा कर लगाना चाहिए और इस कर की आय तकनीकी शिक्षा में खर्च करनी चाहिए। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव था कि तकनीकी स्कूलों की स्थापना करके जो बच्चे हैं उनको ताकि वो तकनीकी कार्य कर सके आगे, ये महत्वपूर्ण इनका सुझाव है। पब्लिक स्कूल एवं आवासीय स्कूल। 7वां, पब्लिक स्कूल एवं रेजिडेंटल स्कूल जो हैं कुछ समय तक 5 वर्षों तक पब्लिक स्कूल चलते रहने देने चाहिए। इसी दौरान इन स्कूलों का शिक्षा गठन माध्यमिक स्कूलों के समान कर देना चाहिए, यानी सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए। और 8वां इनका था लड़कियों के लिए शिक्षा। आयोग ने लड़कियों के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा का सुझाव नहीं दिया, परंतु उन्हें इस बात का सुझाव अवश्य दिया है कि लड़कियों के सभी स्कूलों में गृह विज्ञान के लिए विशिष्ट सुविधाएं होनी चाहिए। कोई अलग शिक्षा नहीं की, लेकिन गृह विज्ञान का इन्होंने अनुरोध किया कि जो लड़कियां हैं उनके साथ जो उनको गृह विज्ञान की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। अगला है 9वां, 3 भाषाओं का अध्ययन। भाषाओं के शिक्षण में 5 भिन्न भाषा समूह पर विचार करना चाहिए। नंबर 1, मातृभाषा। नंबर 2, प्रादेशिक भाषा या तो मातृभाषा ना हो। नंबर 2, संघीय फेडरल भाषा। नंबर 4, शास्त्रीय भाषाएं जिनमें संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन आदि। और नंबर 5, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी उन्हें मातृभाषा का है, और दूसरा संघीय भाषा कहेंगे, और तीसरा शास्त्रीय भाषाएं, और चौथा जो अंग्रेजी है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और इसमें 5वां जब हम कहें तो प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा जब अलग हैं तब 5 भाषाएं हो जाएंगी। और 10वां था अनुदेशन का माध्यम, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाई का माध्यम जो है शिक्षण माध्यम या तो मातृभाषा होना चाहिए या प्रादेशिक भाषा। ये हर किसी आयोग ने यही कहा है कि जो सर्वप्रथम शिक्षण का माध्यम हो वो मातृभाषा हो। माध्यमिक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। इन भाषाओं का शिक्षण आरंभ करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों भाषाएं एक ही वर्ष में आरंभ नहीं किए जाएं। हायर सेकेंडरी स्तर पर विद्यार्थियों को कम से कम 2 भाषाएं अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए। उनमें से एक मातृभाषा होनी चाहिए और दूसरी प्रादेशिक भाषा। अब आता है हिंदी का स्थान। विद्यालय पाठ्यक्रम में हिंदी अनिवार्य विषय होनी चाहिए। इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित कारण बताए। केंद्र की सरकारी भाषा। संविधान के अनुसार हिंदी को केंद्र की सरकारी भाषा मान लिया गया है, तो सभी जगह इसकी भाषा होगा। पत्र व्यवहार की परिभाषा। कुछ समय के पश्चात हिंदी केंद्र और प्रांत के बीच पत्र व्यवहार की भाषा बन जाएगी। यह अधिकांश लोगों के विचार विनिमय की भाषा बन जाएगी। राष्ट्रीय एकता के विकास का साधन। सामान्य भाषा होने के कारण हिंदी राष्ट्रीय एकता एवं दृढ़ता प्रदान करने में सहायक होगी। और चौथा, हिंदी के ज्ञान अभाव के कारण कौशलहीनता। हिंदी के ज्ञान अभाव के कारण कौशलहीनता, हिंदी न जानने वालों को सरकारी नौकरी करने तथा हिंदी भाषी लोगों से बातचीत करने में बाधा का अनुभव होगा। हिंदी के बाद अंग्रेजी का स्थान के मैंने बताया। अंग्रेजी का स्थान प्लेस ऑफ इंग्लिश। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अंग्रेजी का समर्थन किया है। माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय ही बना रहना चाहिए। आयोग ने इसके लिए ये कारण बताए हैं। शिक्षित लोगों में व्यापक रूप से प्रचलित। देश के शिक्षित वर्गों में
अंग्रेजी का व्यापक प्रचलन है, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजी के अधीन था। राष्ट्रीय एकता का साधन। भारत के राजनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में अंग्रेजी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उपयोगी। भारतवर्ष के शिक्षित वर्ग के अंग्रेजी पर अधिकार के कारण ही भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और चौथा, अंग्रेजी को हटाने का हानिकारक प्रभाव। मुद्रालय आयोग के अनुसार यदि हम राष्ट्रीय भावना से उत्तेजित होकर सेकेंडरी स्कूल से के कार्यक्रम से अंग्रेजी को हटा देते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में ये बहुत कुछ सत्य है, क्योंकि अंग्रेजी के ज्ञान से ही आज हम जो विश्व में हैं, हमारे लोग विश्व में कार्य करने जा सकते हैं, कई काम हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदी को भी महत्व दिया, अंग्रेजी को भी महत्व दिया है और प्रादेशिक भाषा को भी महत्व दिया, यानी 3 भाषा सूत्र इन्होंने स्टार्ट करा है। तो आज इस वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग का परिचय और माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं उनमें से 2 संस्तुतियों उद्देश्य एवं लक्ष्य का प्रतिपादन करना और माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप को विकसित करना, इन 2 उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया है। बाकी के उद्देश्य अगली वीडियो में। धन्यवाद।